सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो जैसा आप देख रहे हैं वीडियो का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, इस एग्ज़ाम के दृष्टिगत वो कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के अंतर्गत हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो पिछली कई परीक्षाओं में आए हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं और उन क्वेश्चन के माध्यम से कुछ आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से आ रहे हैं प्रश्न, ठीक। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये परीक्षा में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 15/10/2022 का प्रश्न है। क्या था? किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? आया था किस युग में हुआ था? तो ये उत्तर है आपका ताम्र पाषाण युग में पहली बार तांबे का प्रयोग हुआ था। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। नव पाषाण के बाद क्या आता है? ताम्र युग। यह 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता था। ये भाग किसका था? कांस्य युग का ही था। इस काल में मनुष्य को पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करने लग गया था, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम बताइए। ये ये आया है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 16/10/22 का सेकेंड शिफ्ट का कुछ प्रश्न है। तो हड़प्पा के बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। लोथल बंदरगाह है हड़प्पा का। ए ऑप्शन आपका लोथल है। अब इसके बारे में कुछ देख लीजिए। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भी देख सकते हैं, हो सकता है कि किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज किस सन में हुई? 1955 से 60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं आपको? लोथल में। कहाँ था लोथल? गुजरात में। तो हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पूछ लिए जाएँ, तो यही हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं लास्ट टाइम। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग हुआ है? ये कब आया हुआ है? ये आपको आया हुआ है 16/10/22 की सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट का है। तो किस तकनीक का प्रयोग हुआ है? मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लेपी ढलाई लास्ट वैक्स कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरी, ये तो सही है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत तक था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। कैसा प्रश्न आए हैं परीक्षा में। नेक्स्ट है आप 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? ये है आपका। तो क्या कहा था इस भाषा को? ये कहा था, बी ऑप्शन आपका है, हिंदवी। क्या? हिंदवी कहा था। 5वीं-6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था, ठीक। ये चीज़ हिंदू कहा था। और 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। तुर्की ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और भाषा को हिंदवी कहा, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम। हड़प्पा संस्कृत की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? बताएं, टेराकोटा कला पर किसको नहीं दर्शाया गया था? कब है? 3/7/2022 का प्रश्न है ये आपका, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का। तो बताइए किसको नहीं उकेरा गया था? आपका है गाय। कौन कौन थी? बाघ थी, गैंडा था और हाथी था। गाय को नहीं दर्शाया गया था टेराकोटा कला पर। चलिए देखेंगे कुछ व्याख्या। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय और आयताकार होती थी, ठीक। वर्गाकार भी है, त्रिकोणीय भी है, आयताकार। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। इस पर बैल, गैंडा हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। टेराकोटा कौन सी कला थी? पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। देखिए प्रसिद्धि से बन गया है।
राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। ठीक, तो ये जो जिसे प्रश्न आपका परीक्षा में ये पूछा गया था, ये वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इससे संबंधित हो सकता है कुछ पूछ ले, इसलिए व्याख्या सहित हम आपको बता रहे हैं, वीडियो पूरा देखिए। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन 3 भागों में विभाजित था? तो आपका है धौलावीरा, डी ऑप्शन। देखिए कुछ व्याख्या इसकी। हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण और व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। ठीक है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, धौलावीरा की खोज किसने की? 1967 से 68 में J.K. जोशी ने की थी। ठीक, धौलावीरा की खोज किसने की थी? ये गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक, और इनकी खोज हुई थी 1967-68 में J.P. जोशी जी द्वारा। और कहाँ क्या मिले हैं? यहाँ विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा में। J.P. जोशी द्वारा किया गया था इनकी खोज 1967-68 में। चलिए देखिए अगला क्या है। ड्यू पिल्टर प्लस सी का कुछ प्रश्न, कौन से सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? जूनियर इंजीनियर तकनीशियन का पेपर है ये, 2015 का प्रश्न है ये। देखिए, लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी और वृत्ताकार अग्निवेदिका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं? देखिए इसमें रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हुए हैं। ठीक, अग्निकुंड के अवशेष प्राप्त हुए। किस स्थान से क्या मिला है, प्रश्न पूछा जाता है। तो अच्छा, पाटलिपुत्र मौर्य की राजधानी थी, पता है, जहाँ तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपित्तिस्यु, इम्पॉर्टेंट है, ने की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संधि थी, और किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपित्तिस्यु, जो सम्राट अशोक से संबंधित है। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाट से संबंधित नहीं है। इसमें कहा था कौन संबंधित नहीं? देखिए, सिंधु घाट से संबंधित कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है। ठीक, और पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। अच्छा, अगला क्या है? देखिए वीडियो का एक और प्रश्न है जो आपकी परीक्षा हुई थी 23/12/2018 को। ठीक, फर्स्ट शिफ्ट का। तो क्या पूछा गया था उस समय? मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछा गया था। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड हो सकता है कुछ पूछ लें आपकी परीक्षा में इस बार। माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। अच्छा, ये तो आसान है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित था। सिंधु नदी के दाहिनी तट पर। अच्छा, मृतकों का टीला इसको कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है स्नानागार, कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे थी? भाव चित्रात्मक थी। हो सकता है दे दें, कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। सिंधु लोग कपास का प्रयोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये बात आपकी सही है, ए। ठीक, ए कथन सत्य है। इसमें आपका कब पूछा गया है? ये वीडियो का पेपर है, 2018 का ही क्वेश्चन आया हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो इससे पता चलता है देखिए कि कपास की खेती भी यहाँ की जाती थी। ठीक, इस सभ्यता के परिपक्वता के कम से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरस्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाकी उन्होंने लकड़ी के एक बक्से में अनाज भंडारित था, इसके अवशेष नहीं मिले हैं। और ये भी सी भी आपका गलत है। और डी सी, लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैदावार पालते थे, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं एकदम से। आपका विकल्प कौन सा सही है? ए। अच्छा, और देखिए अगला देखिए। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? कब आया? ये वीडियो का पेपर है आपका, आया हुआ है 22/12/2018 का प्रश्न है, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का है ये। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी?
बताइए सही आंसर। तो अब देखिए सही आंसर सी है। लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगल नामक ग्राम पे भोगवा नदी के तट पे स्थित था। ठीक। और यहाँ के दो भागों में विभाजित थे, दुर्गगढ़ी और निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी हुई थी। लोथल में मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, गोदीवाड़ा धान के साथ 6 अग्निकुंड मिले हुए हैं। ठीक। तो ये आपका जो था, आपका एस आर राव जो सही उत्तर है ना, सी ऑप्शन है आपका एस आर राव, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। लोथल की खुदाई किसने की थी? एस आर राव ने की थी। सी ऑप्शन सही है, हम लिख भी देते हैं एस आर राव। ठीक। वीडियो का प्रश्न था ये। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो ये मिला था आपका किस स्थान पर? सुरकोटदा। डी विकल्प आपका सही है। परीक्षा में 2000 लोअर द्वितीय की परीक्षा में ये कुछ प्रश्न आया था 16/3/2016 को। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियों और एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए इस स्थान से। ठीक। सुरकोटदा कोटदा में शवाधान की एक नई विधि कलश शवाधान का भी उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मृतमूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं, मतलब अस्थियों, घोड़े की अस्थियाँ और घोड़े की लघु मृत मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा से। चलिए अगला देखेंगे, वैदिक सभ्यता से प्रश्न वीडियो के लिए। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन, तो इसका होगा सी, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता होगा ये। ठीक। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से उद्गत है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? विकल्प सी, मुंडोक उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे हुई है? हो सकता है ये दे दें, टूटी नाव से। मुंडोक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। देखिए प्रश्न आ गया, मुंडोकपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है, ये तो पता है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी के स्थित सारनाथ से 250 किलोमीटर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ के शीर्ष का अर्थ है सत्य की जीत होती है। अगला देखेंगे, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है आपका, देखिए बी, क्या होगा? ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण जो है प्रकरण हैं वो कहलाते हैं आपके ब्राह्मण। अगला, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। अच्छा, थोड़ा सी व्याख्या देख लीजिए। ये वेदों के गद्य भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझाने में सहायता मिलती है। अच्छा, ये तो ब्राह्मण आपने देखा। आरण्यक क्या है? आरण्यक क्या है? शब्द का अर्थ वन से लिया जा में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। आरण्यक क्या था? जंगलों में जो रहते हैं, अध्ययन करते हैं, उन सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद की परिभाषा क्या है? उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिषद के संयोजन से बना है। उप निकट और श्रद्धा सद बैठना, अतः उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ शिष्यों का गुरु के निकट बैठकर ज्ञान लेना। अगला देखेंगे, कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? स्टेनो में परीक्षा में आया हुआ है 26/7/2015 को। देखिए कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ये होगा उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। कुछ और बिंदु देखिए, उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्यज्ञ के अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया में कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। संस्कृत से जुड़े 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया था। देखिए एक प्रश्न बन गया, हो सकता है एग्जाम में ये दे दें, ये वाला क्वेश्चन दे दें। ठीक है, क्या दे दें? 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था सिर-ए-अकबर के नाम से। ठीक है, तो चलिए
जो प्रश्न आए हुए हैं इन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी में वीडियो एग्जाम के लिए। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? स्टेनोग्राफर में आ चुका है आपका 2015 में। किस देवता के सर्वाधिक महत्ता है? तो बी, इंद्र देवता। नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन है। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, पता है, जिसमें 10 मंडल हैं और 10-28 सूक्त हैं। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषियों को ह्रोत होता है। इसमें सर्वाधिक वर्णन किसका है? इंद्रदेव का है। इंद्रदेव का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र के लिए कितने हैं? 250। अग्नि के लिए कितने हैं? 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200। इंद्र को क्या क्या कहते हैं? वृहंताकर, हंता, पुरिंदा, पुरंदर, सोमपा आदि नामों से संबोधित किया था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये तो पुराना प्रश्न है, कनिष्ठ सहायक का प्रश्न है, 2015 में आया था। और संबंधित प्रश्न चीज़ें देख लीजिए। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई, भी कन्फर्म नहीं। इसमें वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता का आरंभ बताते हैं 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 18 नंबर का। हाँ, ये देखिए, किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? 2015 में पूछा गया था स्टेनोग्राफर में। अपराध और अपराधी का जिक्र कहाँ आता है? डी है उपयुक्त सभी। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र में है, न्याय मीमांसा है, मनुस्मृति में। हर जगह देखिए अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ, इसमें राजा के कर्तव्य दिए हैं। विस्तृत कर प्रणाली है, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता माना गया है। ठीक, अगला है, देखिए क्या है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। 2015 में आया हुआ है प्रश्न है। तो यह आपका डी यजुर्वेदी। वेद और ब्राह्मण इस निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कुश्ती ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद। ठीक है, तो देखेंगे अगला। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? किस देवता को समर्पित हैं गायत्री मंत्र? तो उत्तर आपका है डी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता, सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है और तो उसे सविता कहा जाता है, आकाश का देवता है। सविता किसका देवता है? आकाश का देवता है। तो अब देखें, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता अर्थात सावित्री देवता को समर्पित है। ठीक, चलिए विद्यार्थियों, अगले वीडियो क्लास में हम आपको फिर से वो प्रश्न बताएंगे वीडियो के, यूपी ट्रिपल एस सी के, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। क्योंकि पिछला प्रश्नों को भी देखना जरूरी है, उस पर आधारित हो सकता है प्रश्न पूछे। प्रश्न तो आते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन हमारा ये है कि आप उस प्रश्न से संबंधित और भी चीज़ें बता दी जाए ताकि आपको क्वेश्चन उससे मिल सके। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।